नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के संडे ऑफ बीच में आपका स्वागत है। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे युवा कलाकार से जो उम्र सिर्फ 33 साल है, बिजनौरिया हैं, यानी उत्तर प्रदेश के बिजनौर से इनका ताल्लुक है। लिहाजा इनकी जबान भी मिक्स्ड है, कल्चर भी मिक्स्ड है। सिद्धेश गौतम जो इंस्टाग्राम पर बेकरी प्रसाद के नाम से इंस्टाग्राम हैंडल चलाते हैं और उस हैंडल के जरिए बहुत बड़े पैमाने पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में, सावित्रीबाई फुले के बारे में, ज्योतिबा फुले के बारे में और इनके साथ साथ आज हम और चर्चा भी करेंगे कि किस तरह से जो हमारे पीछे दिखाई दे रहा है फूलन देवी, तमाम ऐसे आइकन्स जिनके बारे में आर्ट की दुनिया में कहीं बात नहीं होती है, जिनके बारे में एक आइकन के तौर पे बात नहीं होती है, उनको रिवाइव करने के लिए दलित हिस्ट्री, दलित कल्चर, दलित लैंग्वेज क्या है बेसिकली। और सबसे खास बात है कि ये सब कुछ उत्तर प्रदेश की धरती से पैदा हुआ है, क्योंकि इन तमाम चीजों के बारे में बातचीत महाराष्ट्र हो, दक्षिण भारत हो, वहां पर बहुत एक लंबा कल्चर रहा है। इस मामले में उत्तर प्रदेश में इस तरह की जागरूकता, और वो भी इतनी कम उम्र में, तकरीबन 1,500 से अधिक इस तरह के तमाम डिजिटल और हार्ड कॉपी में इनकी पेंटिंग्स मौजूद हैं। तो आपका बेबाक भाषा में बहुत स्वागत है। कैसे ये कीड़ा जागा और कब सोचा आपने कि अब इसी से आप अपना जीवन चलाएंगे? आर्ट तो मैं बचपन से करता रहा हूँ, तो वो कीड़ा था आर्ट को करते रहने का। वो घर में डांटनी पड़ती थी? नहीं, तो दादा भी आर्टिस्ट थे, तो कुछ चीजें करते रहते थे, तो हॉबीज को कभी मेरे घर पे वो निगलेक्ट नहीं किया गया। मेरे फादर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे, तो ट्रांसफरेबल जॉब थी उनकी, तो उसके चक्कर में हम उत्तराखंड में मेरी मोस्टली जो पढ़ाई है वो हुई अलग अलग जगहों पे, उत्तराखंड के अलग अलग मिशनरी स्कूल्स में। तो मिशनरी स्कूल से भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मेरे को मिली हैं। सो ब्रॉटअप में पूरा उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पे हुआ। तब उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। मैंने अपना 12th कानपुर से किया था, जो मेरे लिए उस टाइम पे मेट्रोपॉलिटन सिटी थी, क्योंकि मैं उससे बड़े शहर में कभी रहा नहीं था। तो वो मेरे को काफी इंटिमिडेटिंग था उस टाइम पे। वो एक लौता 2 साल हैं जिसमें मैंने कुछ आर्टिस्टिकली प्रोड्यूस नहीं किया, क्योंकि मैं अपनी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा था इस बड़े शहर में। किस तरीके से मुझे मेरे दोस्तों ने ही ढकेला टुवर्ड्स इंजीनियरिंग, क्योंकि वो सब जा रहे थे, तो कहीं मैं लेफ्ट आउट ना हो जाऊं फिर से। तो मैं भी इंजीनियरिंग ही करना चाहता था। उस तरीके से सारी चीजें हुई। बट कुछ लोग ऐसे भी थे जिन लोगों ने मुझे बोला कि तू ड्रॉ करता है, तू लिखता है, तो तू आर्ट में या फिर डिजाइन में क्यों नहीं वो करता है। स्केचेस हैं मेरे ख्याल से, उनमें जो डिजाइन, जो स्पेस, जिस तरह से आप डील करते हैं, बिल्कुल, तो ये पढ़ाई आपकी बेकार नहीं, काफी इस्तेमाल आया है ना, जो खास तौर से कलर्स के लिहाज से, क्योंकि कलर्स भी आपके बहुत वाइब्रेंट कलर्स हैं, बिल्कुल आकर्षित करने वाले। ये मेरे ख्याल से अमेरिका का जो सिविल राइट्स मूवमेंट रहा उस पर, तो ये पढ़ाई का रिफ्लेक्शंस आपका दिखाई देता है इसमें। पढ़ाई का भी रिफ्लेक्शन है, पढ़ाई ने। नहीं, इससे पहले एक और चीज पूछना चाहूंगी। आपकी जो सेंट्रल थीम है, वह सेंट्रल थीम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इर्द गिर्द, सोशल जस्टिस के इर्द गिर्द घूमती है। ये कब से शुरू हुआ और इसकी क्या खास वजह है? क्योंकि यह आपके कार्य को, आपकी जो आर्ट की दुनिया है, इसको बहुत खास बनाती है। सो ये शुरू हुआ यहाँ से 6,000 किलोमीटर दूर से। सो जब तक मैं इंडिया में पढ़ रहा था NIFT और NID में, तब मैं ये सारी चीज़ें नहीं बनाता था। मैं अपनी आइडेंटिटी से छुप के रहता था। मैंने झूठ बोल रखा था कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, ताकि मेरे साथ, क्योंकि अगर मैं आपको वो इंसिडेंस बताऊँ, तो पहली बार जब मैं बॉम्बे गया, मैंने सोचा था कि बॉम्बे में मुझे इन सब चीज़ों के परे की चीज़ें मिलेंगी। मैं अपने स्कूल में भी अपने दोस्तों को कभी अपने घर पे नहीं लेके आता था, क्योंकि मेरे घर पे आउटराइटली अम्बेडकराइट लोग रहते हैं। तो आपको घर पे घुसते ही बुद्धा और अम्बेडकर की इमेजरी मिलेगी, और ये इमेजरी अपकास्ट में नहीं होती है। सो आप वो इमेजरी से बता सकते हो कि आप किस जाति से आते हो, बिरादरी से आते हो। तो मैं उसको छुपाने के लिए मैं कभी अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को, लेकिन छुपाने की क्यों आपको लगा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अब आप सोचो, आप 5th क्लास में पढ़ते हो, आप एक बर्थडे पार्टी में जाते हो, और वहां पे ये 5th क्लास के बच्चे ये डिस्कस करते हैं कि एक लड़की का नाम है निशा बी, और उस बी का क्या मतलब है। 5th क्लास के बच्चे।
उस बी का क्या मतलब है, उसके बारे में फिर उसकी मजाक उड़ाते हैं। कल को वो बी गौतम भी तो चेंज हो सकता है। हम वेस्टर्न यूपी में रहते हैं, वेस्टर्न यूपी में सारे गौतम जो हैं वो मोस्टली दलित समुदाय से आते हैं। तो कल आज ये निशा बी के बारे में बात कर रहे हैं कि एक दिन ये सिद्धेश जी के बारे में भी बात करेंगे। इस जी का क्या मतलब है? तो मुझे वहीं से वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वहां से अंदर वो बैठ गया। तो मैं उस चीज से इसलिए बचने की कोशिश करता था। तो मुंबई में आपके पास हॉस्टल्स नहीं होते हैं, सो वहां आपको एक घर लेना होता है जहाँ पे 3-4 लोग मिलके उसका पैसा देके उसमें रहते हैं। तो वहां पे मैंने पहली बार हाई राइज बिल्डिंग देखी, 12वें माले पे, हवा अच्छी आ रही है, आपको क्रीक दिख रही है नवी मुंबई की, और ये सारी चीजें। ये घर सस्ता भी है, ले भी सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी भी है। मैंने सोचा कि हाँ चलो इसको डन करते हैं। हम एजेंट से बात कर रहे हैं। अब ये 4 दोस्त हैं मेरे, जो 4 क्लासमेट हैं, उसमें से एक लड़का बोलता है कि मेरा नाम फलाना ढमकाना है और मेरा सरनेम कुमार है, लेकिन मैं भूमिहारी ब्राह्मण हूँ। तो उससे एक कॉन्वर्जेशन शुरू होती है। फिर दूसरा बताता है मैं दुबे हूँ, मैं कौन सा ब्राह्मण हूँ। तीसरा मैं रंजन हूँ, तो मैं कौन सा बनिया हूँ। अब चौथी मेरे ऊपर आती है। तो मुझे लगता है कि यार अगर मैं बोलूंगा मैं चमार हूँ तो मेरे साथ रहेंगे नहीं। तो मैं वहां से उस दिन से मैंने जनेऊ पहन लिया और मैं ब्राह्मण बन गया। तो मैंने बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ क्योंकि मुझे इस घर में रहना है। अब मेरा तो नहीं, शायद अगर उससे पाप होता है तो वो तो तुम्हारा पाप हो रहा है, मेरा तो पाप नहीं हो रहा। तो मैंने वहां से वो झूठ बोलना शुरू किया, जिस झूठ को मैंने शायद 5-6 साल तक बोला है। क्योंकि अब आप एक झूठ को बोलते हो तो आपको उस झूठ को सरवाइव कराने के लिए बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ा, ब्राह्मणिज्म के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ा, माइथोलॉजी के बारे में और ये सारी चीजें, ताकि मैं अपने झूठ को बरकरार रखूं। तो वो झूठ मेरा बरकरार रहा, एनआईडी तक बरकरार रहा, अहमदाबाद तक वही रहा, मैं ब्राह्मण हूँ और ये सारी चीजें। उसके बाद इन लोगों ने एक गलती की, इन्होंने मुझे बाहर भेजा एक एक्सचेंज सेमेस्टर पे, मिलान मुझे भेजा गया। और वहां पे मेरे पास एक सब्जेक्ट था आर्ट सेमियोटिक्स। लेकिन क्या फिर जैसे स्कूल कॉलेज में जहाँ आप पढ़े तो वहां आपने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगा रखा था या तो वो आप चीजें बताते नहीं हो, मतलब आप ये है कि टीचर्स को पता था, नहीं पता था? टीचर्स को पता होगा मोस्ट प्रोबेबली, या उन्होंने कभी पूछा नहीं, या फिर उन्होंने पूछा नहीं। और मैं मतलब आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट, इसीलिए मुझे बाहर भी भेजा गया पढ़ने के लिए, मिलान भेजा गया। जब मैं मिलान पढ़ने के लिए गया, तो जब मैं मिलान पढ़ने के लिए गया तब मुझे वहां के एक सेमियोटिक टीचर ने, जो मैं यहाँ पे भी करता था हिंदुस्तान में, कि माँ काली को तुम दिखाते हो कि वो एक फेमिनिस्ट आइकन है, शिवा को दिखाते हो कि वो एक एंड्रोजिनस आइकन है। तो यही चीज मैं वहां पे भी दिखाने की कोशिश कर रहा था, सेमियोटिक्स मतलब स्टडी ऑफ सिंबल्स और ये सारी चीजें। तो मेरी टीचर ने मुझे बोला कि आप इंडिया से आते हो, मतलब बुरा मत मानना, बट आप लोग इंडिया से आते हो, वही घिसी पिटी स्टोरियां दिखाते हो, आपके पास क्या 2-3 ही सिंबल्स हैं। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि यार ये एक वाइट इंसान है, एक वाइट औरत है, इसको अगर मैं कुछ बता भी दूंगा तो कुछ फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। तो मैंने उसको सारी चीजें खुल के बता दी कि मैं कहाँ से आता हूँ, किस तरह की कम्युनिटी होती है, किस तरीके से कास्ट सिस्टम है और सारी चीजें। बट उसने मेरी बात को समझा और उसने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट वर्क से जो कि ऑप्रेस्ड कम्युनिटी से आते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। रोमानी पीपल हैं, फिर पैलेस्टीनियन लोग हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि यार इनके पास इतनी यूनिक स्टोरीज हैं, सिमिलरली मेरे पास भी इतनी यूनिक स्टोरीज हैं। ये लोग कितने टाइम के ऑपरेशन से आज तक सरवाइव करके जिंदा हैं और आज भी इतने बढ़िया कलर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मुझे शर्म क्यों आती है इस बार इसको बनाने में या फिर सारी चीजों में। तो मैंने पहली बार बाबा साहेब अम्बेडकर को मिलान में बनाया। मिलान में बनाया? मिलान में पहली बार मैंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को बनाया। उससे पहले मैंने, जबकि आपने घर में देखा कोई घर आपका अम्बेडकर था? हाँ, पूरा घर, और बुद्धिस्ट भी था। मैंने कभी डॉक्टर अम्बेडकर को, फुले को, किसी को भी नहीं बनाया, कभी भी नहीं। वो पहली टाइम था जब मैंने वो बनाया। और कितनी उम्र थी आपकी? 24-25 तो वो उस चीज ने फिर चेंज कर दिया। फिर वहां से मैं कभी नहीं रुका। तो फिर मैंने मिलान में बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश की। मैं रेनेसा को एक दलित लेंस से समझने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद से फिर मैं थोड़ा, मेरा माइंड ब्लास्ट हो गया और मेरे पास एक्चुअली जो पहले नैरो डाउन होता था कि यार अब क्या आइडिया सोचें, आप इतने आइडियाज हैं कि कौन सा आइडिया करें। सो क्योंकि अब ये पिटारा खुल गया स्टोरीज का, इतनी सारी स्टोरीज हैं। जैसे अब आप पीछे है, हाँ, ज्योतिबा फुले हैं, हाँ, जैसे ज्योतिबा फुले है, इनमें ये जो बच्चे हैं ये मतलब हाथ रेस कर रहे हैं, ज्योतिबा फुले एक बिल्कुल हल्की सी सरीन सी स्माइल दे रहे हैं। सो अब मैं इन लोगों को थोड़ा सा लाइफ भी देने की कोशिश करता हूँ। जैसे उधर ज्योतिबा फुले और सावित्री माई हैं और सावित्री माई के बाल खुले हुए हैं, थोड़ा उनके बाल हवा में उड़ रहे हैं पीछे, तो इस तरीके का रहा होगा। तो हम देखते हैं जब सावित्री माई के मोस्टली फोटोग्राफ्स में उनका पल्लू लगा हुआ है और वो बस सीधे देख रही है। हाँ। मुझे नहीं लगता कि सावित्री माई इस तरीके की, जो औरत एक साड़ी लेके चलती है क्योंकि उसके ऊपर काउडंग से हमला होता है, तो वो ऐसा तो नहीं करेगी कि वो पल्लू में रहेगी।
सो उस तरीके से, और वो फुले को रास्ता दिखा रही है कि वो है रास्ता जाने का। तो मुझे लगता है कि वो काफी धाकड़ महिला रही होंगी अपने टाइम पे, उनको काफी कंस्ट्रेन करके थोड़ा सा दिखाया जाता है। सो उस तरीके से मैं थोड़ा प्ले और क्या क्या नए आइकन्स आपने खोजे, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आपके यहाँ सेंट्रल मौजूद हैं, कलर भी उसी तरह के हैं, ज्योतिबा फुले हैं, सावित्री फुले हैं, इनके अलावा कौन कौन से कैरेक्टर्स? तो पेरियार से परिचय आपका कब हुआ? पेरियार से परिचय मेरा एक्चुअली मेरे दादा ने कराया था। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज, अलग से एक और इंटरेस्टिंग चीज करते थे कि वो सैटरडे संडे को रामायण और महाभारत जब आता था तो हमारे पास में टीवी आ गया था, जो कि देखने के लिए पूरा मोहल्ला आता था। सो वो टीवी चलाते थे, और बट लोग जो है वो टीवी से ज्यादा एडवर्टीजमेंट के लिए रुकते थे, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के टाइम पे मेरे दादा जो थे वो उसका सच्ची रामायण वर्जन बताते थे। पेरियार का रामायण जो चल रही है उसका एडवर्टीजमेंट के बाद उसका सच्ची रामायण वर्जन बताते थे, जिसको सुनने के लिए बड़ा लोग इंटरेस्टिंग रहते थे। और उसमें थोड़ा फ्यूड भी होता था, थोड़ा वो ऐसे तुम कैसे बोल सकते हो, बट पेरियार का सच्ची रामायण का वर्जन बहुत इंटरेस्टिंग है। और मुझे माइथोलॉजी को, स्टोरी को लेके, आप स्टोरी को आगे ऐसे ही लेके जाओगे जब उसमें आप नया बिल्डअप करोगे। ये सारी तो आप आर्थेरियन स्टोरीज हैं, जो भी बाहर की स्टोरीज है, इवन शेक्सपियरियन स्टोरीज जो हैं, वो इस तरीके से आज भी जिंदा है, क्योंकि उनके ऊपर बिल्डअप काम होता है। उसी तरीके से मुझे लगता है सच्ची रामायण एक बहुत इंटरेस्टिंग बिल्डअप काम है, जिसको, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हवा में जो है बंदर उड़ा करते थे, तो मुझे लगता है कि वो फिक्शनल वर्क है और फिक्शनल वर्क के ऊपर वर्क किया जा सकता है। आप सब सेडिशन वाली बातें हैं पता नहीं, लेकिन अब वो तो फिर सारे साइंटिस्ट को जाना पड़ेगा कि बंदर हवा में अभी तक तो नहीं एविडेंस मिला के उड़े हैं। तो ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता था कहीं ना कहीं, तो वो वहां से शुरुआत हुई। तो मुझे ये पता था कि एक ये बाबा जैसा आदमी था, मुझे ऐसा ही लगता था कि वो बाप, क्योंकि ही वाज, तब तक फोटो नहीं देखी थी, तब फोटो देखी थी, बट वो मतलब दाढ़ी वाली और ऐसे बाल, और उस टाइम पे क्योंकि इंटरनेट नहीं था, तो आपको सिर्फ एक फोटोग्राफ मिलती है जो कि एक बुक के पीछे छोटी सी बनी हुई है। सो आपको उससे पूरा परसेप्शन बनाना उस इंसान का कि वो कैसा था। हमने नहीं देखा जब मूछ वाले पेरियार कैसे थे, वो सारा हमने सिर्फ वो दाढ़ी वाला एक छोटा प्रोफाइल फोटो देखा है जो कि उसमें बुक के पीछे था। सो उससे मैंने ये अलग वो बनाया कि शायद ये, अब उस टाइम पे विवेकानंद, क्योंकि उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, व्हिच वाज आल्सो नॉट वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम जो अभी है, बट उस टाइम पे भी जिस तरीके से विवेकानंद और इस सब का प्रोपेगेंडा फैल रहा था, तो मुझे लगा कि ये भी कोई बाबा किस्म का इंसान है, ही इज ब्रिंगिंग सम अदर सॉर्ट ऑफ अलग कथा लेकर आ रहे हैं। तो मुझे लगा, और मैंने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ ये सारी चीजें सही है। तो मेरे को सिर्फ पेरियार, मुझे उनका नाम बहुत लेटर लाइफ में पता चला है। मुझे लगा था कि पेरियार ही उनका नाम है, और मतलब जिस तरीके से मेरा नाम सिद्धेश गौतम है, वैसे उनका नाम ही पेरियार है, और वो ऐसे से दिखते हैं। और उन्होंने, और मुझे लगता था कि ये बहुत पुराने, मतलब मिडिल एजेस के टाइम के इंसान है, बट जब मैं आगे आया तब मुझे समझ में आया कि नहीं, ये बहुत ही मॉडर्न वर्क है, बहुत ही मॉडर्न टाइम्स का काम है। और तो वहां से मैंने पेरियार को पहली बार सुना, बट समझने के लिए फिर वही है कि जब आप समझने के लिए, मुझे लगता है कि किताबों से भी एक बेटर एक स्टेप जो होता है वो किताबों के बाद का डिस्कशन होता है। तो मैं जब भी, जैसे मुझे चेन्नई जाने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि वहां पे लोगों के पास पॉलिटिकली बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और मेरे पास सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है द्रविडियन पूरा कल्चर, वो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस, वो पूरा का पूरा द्रविड़ मूवमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो मूवमेंट नहीं होता तो कहीं ना कहीं वहां पे बहुत जो लैंग्वेजेस है, जो फूड है, उसके साथ बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गया होता, बहुत ज्यादा चेंज आ गया होता, तो हाँ शायद वो हो रहा होता। बट आज वो इंटैक्ट है, क्योंकि वो द्रविडियन मूवमेंट वहां पे रहा, और वो द्रविडियन मूवमेंट का जो फंडामेंटल है वो सोशल जस्टिस है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट मेरे को लगता है। तो आई थिंक वो बेस्ट एलिमेंट मेरे को वहां से लगता है कि जो, और वो जो डिस्कशंस होते हैं फिर, अब वो डिस्कशंस आपके अलग अलग लेवल्स पे आपको बहुत सारी चीजें समझने को मिलती हैं। आप किसी बॉर्डर स्टेट के नहीं, मैं किसी बॉर्डर स्टेट का नहीं हूं, तो आपको बॉर्डर स्टेट की पॉलिटिक्स समझ में आती है, श्रीलंका के साथ उनके क्या रिलेशंस है। थोड़ा सा मैं आपके मीडियम पे भी बात करना चाहूंगी कि आप ब्रॉडली डिजिटल पर काम कर रहे हैं, हार्ड प्रिंट्स के बजाय जी। तो ये बताइए सिद्धेश कि ये जो आप बनाते हैं, तो फिर इसका मार्केट कैसे है, बिकती कैसे, क्योंकि आपका जीवन तो इसी से चलता होगा। हाँ, बट जैसे ये इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई डू। सो जैसे ये मैं प्रिंट्स बनाता हूँ, जिनको मैं आर्काइवल पेपर पे फिर प्रिंट करता हूँ ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग रहे। इसको मैं मतलब बकायदा जब मैं जाता हूँ तो इसमें बहुत टाइम लगता है। प्रिंटिंग अपने आप में एक क्राफ्ट
है जिसको अचीव करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आप बनाते कुछ और हैं, आपको स्क्रीन में कुछ और दिखता है, वो प्रिंट में अलग तरीके से आता है। सो वो अपने आप में एक डिफरेंस है। बट इसके साथ तो इसका जो मार्केट है, इसमें मेरे लोग भी लेते हैं, मतलब मेरी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, अब जो एलाइज हैं वो लोग लेते हैं, और इस तरीके से जिन लोगों को कुछ फील होता है, काफी लोग सिर्फ सावित्री माई को लेते हैं क्योंकि वो सावित्री माई में अपना वो एम्पावरमेंट ढूंढते हैं, और वो इट इज मतलब बियॉन्ड कास्ट और क्लास। जिस तरीके से अंबेडकर जिस तरीके से अब इंटरनेशनल आइकन बन चुके हैं, अलग अलग तरीके की चीजों को हम कंपाइल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो शायद बहुत सुंदर काम है, बहुत ही अच्छा काम है, बट शायद वो मेन स्ट्रीम नैरेटिव के अंदर बस फिट नहीं होता है। तो हम नहीं चाहते कि ये कहीं लूज हो जाए। मतलब बहुत सारे लोग हमारी कम्युनिटी में ऐसे आए हैं जो दिन में बेचारे मजदूरी करते हैं और शाम को शायरी लिखते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे की जो हमारी जनरेशन है वो ऐसी हो, जो शायरी लिख रहा है, जो आर्ट बना रहा है, वो आर्टिस्ट की तरह रहे, उस डिग्निटी में वो अपनी। तो चलिए, बहुत अच्छा है, बहुत ढेर सारे सपने और ढेर सारा आगे का मिशन भी है, और ये काम लगातार आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।